Okay, so let's start with the topic liquid solution. लिक्विड सॉल्यूशन एक चैप्टर है जो कि हम 12th में पढ़ते हैं और हम ऑलरेडी एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमने पढ़ा सॉल्यूट के बारे में, कॉन्सेंट्रेशन में हमने पढ़ा सॉल्वेंट के बारे में और वो आपस में क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन के बारे में। मैंने सॉल्यूट के बारे में पढ़ लिया, मैंने सॉल्वेंट के बारे में पढ़ाई कर ली और मुझे एक सॉल्यूशन बना हुआ मिल गया। सॉल्यूशन से मैंने पता लगाया कि फिजिकल मीनिंग क्या है, कि उसमें अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हमने इंटर कन्वर्जन्स पढ़े, मोलारिटी पढ़ी, परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और वो सब चीज़ें पढ़ी। आज हम बात करेंगे जब मैं लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में, उनकी लिक्विड सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्वेंट तो लिक्विड को ही होना है, ठीक है, ये लिक्विड हो गया। अब इसमें मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, मैं एक सॉलिड ऐड कर सकती हूँ, मैं एक लिक्विड ऐड कर सकती हूँ और मैं एक गैस ऐड कर सकती हूँ। जब मैं सॉलिड ऐड करूँगी तो उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, लिक्विड ऐड करूँगी तो कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, गैस ऐड करूँगी तो उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैसेस के बारे में। तो आज का हमारा फर्स्ट कोर टॉपिक रहेगा हेनरीज लॉ, या फिर आई कैन से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में बात करूं तो गैस सॉल्युबल होती है, हम कितने सारे एग्जाम्पल देखते हैं। एनी एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड? ऑब्वियसली हमारे पास कोल्ड ड्रिंक, सोडा, बेस्ट एग्जाम्पल। ये तो हमें देखने को मिलता है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व है, तो अब जब ये ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रही है ब्लड में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो रही है हमारे पानी में या स्वीट वाटर में, जिससे हमें कोल्ड ड्रिंक मिल रही है। अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि गैसेस डिजॉल्व हो रही है किसी लिक्विड सॉल्वेंट में। तो अब जब वो डिजॉल्व हो रही है तो उसके बारे में कैसे जानेंगे कि वो कितनी डिजॉल्व हो सकती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि तुम बहुत सारी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड भरना चाह रहे हो तुम भर लोगे, नो। हमें ये पता लगेगा हेनरीज लॉ से। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट pressure of gas dissolved in a solution is directly proportional to mole fraction of gas or the Henry's constant of that gas। इसका क्या मतलब है? pressure of gas is equal to kh into kh of that gas into मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अब kh हर गैस का डिफरेंट होता है। अब प्रेशर जितना हम यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन भी अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैंने मान लो मुझे एक कार्बोनेटेड ड्रिंक चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक की अगर मैं बात करूं तो उसमें मुझे क्या डिजॉल्व करनी है? कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करने के लिए अगर मुझे पता है कि KH है मेरे पास, ओके लेट्स गो विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द KH ऑफ carbon dioxide is 0.523
बार पर केल्विन। ठीक है, और तुम्हें दिया है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की गई कितनी से 0.002 मोल। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? अब 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये तो मोलारिटी दी हुई है, हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है जेईई मेंस में। मे बी डिजिट्स में भी डिफरेंट, बट कुछ इसी तरीके का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। फाइन, से वी कैन से N1 और N2। ठीक है, अब मेरे पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है 1 लीटर। तो मैं अब सिंस ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मैं मान सकती हूँ कि जो मेरे पास गैस है CO2 का हमने नंबर ऑफ मोल्स नेग्लेक्ट कर दिए, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आए? इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, इसके मोल्स आ जाएंगे 1000, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। तो 1 लीटर में 1 kg पानी होगा। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो इतने मोल्स होंगे। तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ गया 0.002 इंटू 18/1000। फाइन, इससे मुझे क्या मिलेगा? 3.6 इंटू 10 raised to the power 1 2 3 4 5 minus 5। फाइन, मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मेरे पास KH है, हेनरीज कांस्टेंट। तो क्या मैं प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो देखा, हम इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि KH किस पर डिपेंड करेगा? वैल्यू ऑफ KH डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे करेगा। कैसे करेगा? ये तो कांस्टेंट है। हमेशा याद रखना, किसी भी गैस के लिए KH कांस्टेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट की क्यों बात कर रहे हैं? देखो, मोल फ्रैक्शन तो उतना ही रहेगा, लेकिन मेरे पास प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? KH के बढ़ने पर, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो रही है वो ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा हो रही है? अब तुम बताओ। एक्चुअली में ज्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मान लो मेरे पास कुछ प्रेशर है इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ेगा मतलब गैस का कंटेंट बढ़ेगा, तो KH को कम होना पड़ेगा। हो गया ना गुगली? तो अगर KH को कम होना पड़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर का, अब देखो क्या इफेक्ट आना चाहिए। अब बात आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? तुम बताओ। तुमने देखा होगा जब भी तुम कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हो, अगर हमारा टेम्परेचर कम है
मतलब कोल्ड ड्रिंक ठंडी है तो उसमें हमें गैस ज्यादा फील होती है, जब हम खोलते हैं वो प्रेशर ज्यादा फील होता है, और जब हम उसको गर्म ऐसी पड़ी रहती है तब हम खोलते हैं तो वो प्रेशर ज्यादा फील नहीं होता। तो प्रेशर कब बढ़ेगा? जब KH बढ़ेगा। KH कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर कम होगा। समझ में आ रही है बात? तो सॉल्युबिलिटी of gas is inversely proportional to temperature। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब बात आती है कि हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं। मैम आपने ये तो बता दिया प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, लेकिन ये यूज कहाँ पर हो रहा है? पहला यूज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैसे बता चुकी हूँ? कि मान लो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, अब कोल्ड ड्रिंक में तुम कितना प्रेशर डाल सकते हो या कितनी कार्बन डाइऑक्साइड भर सकते हो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये हमें पता चलेगी हेनरीज लॉ से। इसके बाद दूसरा, सांस तो हम सब लोग लेते हैं। सांस क्यों लेते हैं? ताकि हमें क्या मिले? ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? हमने हवा ली और ऑक्सीजन मिल गई, हो गया काम? नहीं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के पार्ट्स में जरूरत होती है। ऑक्सीजन का हमें सप्लाई चाहिए होता है, सेल्स को ब्रीथ करना होता है। तो क्या होता है कि हमने सांस ली तो हमारी लंग्स में प्रेशर ज्यादा है या कम है? ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा है। अब आया, अब घूम रहा है वहां पे हमारा ब्लड। ब्लड कौन सी स्टेट में है? ब्लड लिक्विड स्टेट में है। तो अब जब हमारा ब्लड वहां से गुजरा, उसने देखा यहाँ पर तो प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है, चलो हम थोड़ा सा सॉल्युबल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसमें सॉल्युबल होती गई ऑक्सीजन गैस, सॉल्युबल हुई। उसके बाद वो गई दूसरी जगह पे, अब देखा कि प्रेशर ऑफ गैस कम है तो फिर सॉल्युबिलिटी कम हो गई। क्यों? ऑक्सीजन उठकर कहीं और चली गई। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तुमने सुना होगा कि गैस गीजर आते थे। गैस गीजर से अगर वॉशरूम के अंदर ही लगा हुआ है तो, और वॉशरूम का कहीं मतलब वेंटिलेशन नहीं हो रहा है तो लोग मर सकते हैं। कैसे मर सकते हैं? सफोकेशन से। सफोकेशन क्यों होगा? जो वहां पर गैस गीजर है उसमें जो गैस लगाई जाएगी, उसमें जो गैस चेम्बर होगा, उसमें गैस पूरी तरीके से बर्न नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, तो फिर पार्शियल कंबशन होगा। तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। कार्बन मोनोऑक्साइड बनी तो फिर हमने उसको सांस में लिया। अब लंग्स में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ द हेनरीज कांस्टेंट, solubility of carbon monoxide is more in hemoglobin as compared to oxygen। तो obviously KH की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जीत जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड जीत जाएगा तो बेटा तुम मर जाओगे। तो दैट इज द रीजन गैस गीजर को वॉशरूम के अंदर या विदाउट वेंटिलेशन वाले एरिया में नहीं लगाया जाता। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, और हम उसको अप्लाई करना भी सीख गए, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ के बारे में। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब मैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ की अगर मैं बात करूं तो पहला लिमिटेशन क्या है? पहला लिमिटेशन है कि गैस शुड बी इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और फैक्ट
फैक्टर्स भी डोमिनेंट होने लगेंगे। इसके बाद सेकंड, गैस शुड नॉट react with solvent। अब मान लो तुमने गैस मिक्स की और वो सॉल्वेंट से रिएक्ट ही करने लग गई, फिर तो हमें कुछ प्रेशर फील ही नहीं होगा कि वो तो आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। तो हमें पहली चीज ध्यान रखनी चाहिए, देखनी पड़ेगी कि हेनरीज लॉ अगर एप्लीकेबल करवाना है तो उसमें गैस की कॉन्सेंट्रेशन लो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करवाना है। थर्ड, गैस should not associate or dissociate gas should not associate or dissociate इन सॉल्वेंट। हो सकता है सॉल्वेंट की वजह से गैस का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने लगे, तो तब भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट एंड फॉर्मिंग अ gaseous liquid solution. Any doubt? Okay. Now we will start with next part of liquid solution, that is liquid in liquid. If you want to study about liquid in liquid, you need to go for Raoult's law. Raoult's law क्या कहता है? Raoult's law बोलता है कि अगर मेरे पास कोई एक लिक्विड है, अब before starting with the Raoult's law, let's talk about vapor pressure. Vapor pressure क्या होता है? Anybody? Vapor pressure वो प्रेशर है जब कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, से ए लिक्विड और ए गैसियस इक्विलिब्रियम में होंगे, तब हम उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि लिक्विड का एक्टिव मास 1 होगा इस केस में, और इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ ए। तो अगर प्योर लिक्विड ए है और उसका जो ए गैसियस है वो उसके साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हम उसको बोलेंगे ये वेपर प्रेशर के बराबर है। अब मैं बोलती हूँ कि अच्छा प्योर लिक्विड है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? प्रेशर तो चेंज हो सकता है। मैं ए ज्यादा डाल दूंगी तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, फिर भी प्रेशर सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम में पिछले साल पढ़ा था कि एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, if the reaction is subjected to any physical change, number of moles, number of moles of reactants, number of moles of products, pressure, addition of inert gas, or any physical change, then the reaction will have the same equilibrium constant. Reaction may move in forward or backward direction to counterbalance the change, but the pressure equilibrium constant will be same at a particular temperature. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि वेपर प्रेशर मुझे सेम मिलेगा चाहे मैं ए ज्यादा लूँ या कम लूँ? अगर प्योर ए है तो मेरे पास उसका एक फिक्स्ड वेपर प्रेशर होगा, से पीए। तो राउल्ट्स लॉ ने बोला मान लो मेरे पास कोई दो लिक्विड है, से पीए नॉट इनका प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और पीबी नॉट। तो
अगर मैं इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दूंगी तो मेरे पास जो फाइनल प्रेशर आएगा, प्रेशर, इट विल बी इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट इंटू XB। अब ऑब्वियस सी बात है, जो पार्शियल प्रेशर PA की वजह से है और जो पार्शियल प्रेशर PB की वजह से है, ये उसके बराबर होंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम P इज इक्वल टू PA प्लस PB, क्या ये डाल्टन्स लॉ है? नो। PA इक्वल टू PA प्लस PB नो डाउट डाल्टन्स लॉ है, लेकिन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB ये डाल्टन्स लॉ नहीं है, ये राउल्ट्स लॉ है। क्यों राउल्ट्स लॉ है? यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शनल लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। डाल्टन्स लॉ में होता था कि प्रेशर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू PA प्लस PB, बट या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं XA प्लस XB इंटू RT, हम बोल सकते हैं RT बाय V, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो मेरा प्रेशर होगा वो डाल्टन्स लॉ के बराबर है। तो डाल्टन्स लॉ के बराबर नहीं है, ठीक है। अब ये चीज आ कहाँ से रही है? ये PA नॉट XA हो रहा है, PB नॉट XB हो रहा है, तो इसको हम एक नए तरीके से समझते हैं। मैंने एक सॉल्यूशन लिया A, दूसरा सॉल्यूशन लिया B। अब सॉल्यूशन तो हमें लगता है ये केमिस्ट्री लैब जैसा हो गया। अब केमिस्ट्री लैब में तो हम जा ही नहीं रहे, हमें समझ में नहीं आएगा। चलो फिर हम अलग तरीके से समझ लेते हैं। मेरे पास दो क्लासरूम्स हैं, एक का है सेक्शन A, स्कूल में होता था ना सेक्शन A के बच्चे, सेक्शन B के बच्चे, दूसरा है सेक्शन B, ठीक है। अब सेक्शन A के बच्चों को, और वी कैन से ये बॉयज सेक्शन है और ये गर्ल्स सेक्शन है, थोड़ा सा ट्विस्ट ले आता है, बॉयज गर्ल्स। पहले बॉयज और गर्ल्स सेक्शन अलग था, अब प्रिंसिपल चेंज हुए तो बॉयज और गर्ल्स को मिला दिया। कुछ बॉयज यहां से लिए, कुछ गर्ल्स यहां से लिए और उनका एक सेक्शन बना दिया, ठीक है। तो बॉयज को पसंद है फुटबॉल, गर्ल्स को पसंद है डांस। तो अब जब मैंने बॉयज और गर्ल्स की क्लास को मिक्स किया, पहले 100% बच्चे फुटबॉल खेलने जाते और कुछ बच्चे नहीं भी जाते। तो कुछ बच्चे घर में रहते या इंडोर रहते और कुछ बच्चे फुटबॉल खेलने चले जाते। कुछ बच्चे डांस, कुछ बॉयज को भी डांस अच्छा लग सकता है। कुछ गर्ल्स फुटबॉल खेलने जाती लेकिन डांस खेलने ज्यादा रहती। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अब जब मैंने बॉयज और गर्ल्स को मिक्स किया है, तो अगर मेरे पास बॉयज ज्यादा रहेंगे तो मेरे पास फुटबॉल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और गर्ल्स ज्यादा रहेंगी तो डांस की प्रोबेबिलिटी। और अच्छे से समझते हैं कि ये बात क्या हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक्चुअली में क्या था? ये यहाँ पर लिक्विड है, उसमें से कुछ पार्टिकल्स हवा में उड़ गए। अच्छा, हवा में मैम क्यों उड़ गए? पानी गर्म किया है तुमने कभी? ये पार्टिकल्स गैसियस पार्टिकल्स हैं। पानी गर्म किया है कभी? जब पानी गर्म करते हैं तो अभी पानी बॉयल होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो लिड खोलोगे तो वो बहुत गर्म होता है। हाथ ऊपर रखोगे तो यू विल फील के कुछ तो गर्म गर्म हो गया। या जब नहाते हैं सर्दियों में गर्म पानी रहता है तो तुम देखते हो मिरर के ऊपर पानी की एक लेयर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर वेपर्स उड़ रहे होते हैं।
वाटर वेपर्स क्यों उड़ते हैं? बॉइलिंग पॉइंट तो आया नहीं, बॉइलिंग पॉइंट आया होता तो हाथ जल जाता। लेकिन हर टेम्परेचर पर एक कुछ अमाउंट ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में उड़ रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, जितने भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है या वॉलेटाइल सॉल्यूशन होते हैं या कुछ भी। तो अब यहाँ पर ये बॉयज की क्लास है, यहाँ पर फुटबॉल खेलना ज्यादा पसंद है तो बच्चे बाहर ज्यादा मिलेंगे। ये गर्ल्स की क्लास है तो यहाँ पर डांस करना ज्यादा पसंद है तो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा मिलेंगे और हमें गैसेस फॉर्म में कम मिलेंगे। अब जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स किया तो मैंने कुछ बॉयज लिए कुछ गर्ल्स ली, तो ये इस पर डिपेंड करेगा। अगर बॉयज ज्यादा है तो मुझे फुटबॉल ग्राउंड पे ज्यादा लोग दिखेंगे, अगर गर्ल्स ज्यादा है तो मुझे इंडोर डांस करते हुए ज्यादा बच्चे दिखाई देंगे। समझ में आ गई बात? आई होप आ गई। तो अब मेरे पास पता लग गया कि जो मेरे पास टोटल प्रेशर होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द वोलेटिलिटी ऑफ A एंड B सॉल्वेंट। तो अब वापस से केमिस्ट्री पर आ जाते हैं। तो मेरे पास आ गया प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू PA नॉट प्लस PB नॉट, not PA plus PB, which is equal to PA naught XA plus PB naught XB। फाइन, PA naught XA plus PB naught XB। अब अगर A ज्यादा वॉलेटाइल है तो अब दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, XA एंड PA नॉट PB नॉट, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। एक बात सोचो कि अगर किसी B का वेपर प्रेशर, B का मोल फ्रैक्शन XB है तो क्या मैं बोल सकती हूँ वो 1 माइनस XA के बराबर होगा? क्योंकि सॉल्यूशन है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 रहता है तो XA प्लस XB 1 ही रहेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो PA नॉट XA प्लस PB नॉट into 1 minus XA will be equal to, we can say PB naught plus PA naught minus PB naught into XA। अब बात आती है कि अगर A ज्यादा वॉलेटाइल है तो हम देखेंगे कि हमारे पास PA नॉट माइनस PB नॉट पॉजिटिव आएगा, उससे क्या होगा, PB नॉट से प्रेशर ज्यादा ही रहेगा। अगर PA नॉट छोटा है PB नॉट से तो हमारे पास PB नॉट से कम आएगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, मैं एक ग्राफ बना सकती हूँ, मैंने ये ग्राफ बनाने की कोशिश की ऐसा। अब मेरे पास यहाँ पर मैंने मान लो PA अगर मैं 0 लेती हूँ, मैंने A लिया ही नहीं तो यहाँ पर PB रहेगा, PB नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ B1 ले लिया है। अब यहां पर PA नॉट रहेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर A का 1 है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जब मैं लिक्विड, प्योर लिक्विड B का ले रही हूँ,
प्योर लिक्विड B ले रही हूं और प्योर लिक्विड A ले रही हूं, तो यहां पर ये B नॉट के बराबर होगा और ये PA नॉट के बराबर होगा। जैसे जैसे B कम होता जाएगा और A बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम B की जगह ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड डाल रहे हैं। अब मान लो कि A है, B है, बॉयज है, गर्ल्स हैं, एक क्लास होगी तो बॉयज गर्ल्स में दोस्ती भी होगी या झगड़ा होगा। तो अगर झगड़ा होगा तो अलग डेविएशन आएगी क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाएगा, अब उनको दूर दूर बिठाना पड़ेगा, वॉल्स पर प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर दोस्ती हो गई तो अब हमें छोटे रूम की जरूरत है क्योंकि अब तो दोस्ती हो गई तो प्रेशर कम लग रहा है। तो अगर प्रेशर कम लग रहा है तो प्रेशर पहले से कम हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया, दोस्ती हो गई, तो फिर हमारे पास ये किस तरीके से हम बोलेंगे कि यहां पर प्रेशर कम हो गया। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। इसमें क्या होगा? A और B की दोस्ती। अगर मान लो झगड़ा हो गया तो रिपल्शन होगा, तो वॉल्स पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। वॉल्स पर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इनमें झगड़ा हो गया तो वॉल्स पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। क्यों? रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। तो आई कैन से बिकॉज ऑफ रिपल्शन देयर विल बी पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन होगी कब? जब A और B में झगड़ा होगा। फाइन। So tomorrow we will start with azeotrophs and colligative properties. Let's wind up the lecture for today. Thank you. Have a nice day. Please do revise the today's lecture before coming to the next class. And now you can practice questions related to Raoult's law. Thank you. Have a nice day.